हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। मैं हूं आदर्श कुमार शर्मा और आज का टॉपिक सब लोगों को शायद दिख रहा होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है नेफ्ट। काफ़ी सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा आज, लेकिन जिसने सुना है, जिसने नहीं सुना है, सभी लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता क्या है? पहले ऐसे समझिए कि जो हम लोग पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या कोई अपने बच्चों की फीस जमा करता है, तो किसी ना किसी सुविधा का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कोई ना कोई सर्विस होती होगी ना। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की कई सारी सुविधाएं हैं। ऐसे समझ लो आप लोग कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़, बिस्किट खाते हैं, ठीक है। बिस्किट क्या केवल एक ही कंपनी के आते हैं या एक ही तरीके के आते हैं? तो काफ़ी सारे बिस्किट हैं, है ना। तो सेम कंडीशन है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, ठीक। और उन्हीं में से एक है नेफ्ट। और भी बहुत सारी होती हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो नेफ्ट की। तो नेफ्ट क्या है? नेफ्ट एक सुविधा है जो कि हमारा बैंक हमको देता है, जिसके जरिए हम एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इजीली, सेफली, क्विकली। आप सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, मतलब जल्दी भी कर सकते हो, आसान भी है और सेफ भी है, ठीक है। अब आज की जो हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे वो हम लोग वही जो हमारा पैटर्न चलता है कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उन्हीं का आंसर दूंगा, जिससे आपको सारे जो भी आपके डाउट हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेफ्ट क्या है। एक सर्विस है जिसके जरिए हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा शायद वो ये होगा कि इसके जरिए कौन कौन पैसा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक। तो एक इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप हैं, इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक। एक फर्म भी कर सकती है, कोई कंपनी है जैसे LIC, किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहे तो LIC भी कर सकती है, ठीक है। और थर्ड है कोई भी कॉर्पोरेट। क्लियर हुआ? ये तीनों ही लोग इसके जरिए पैसा बड़े इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली चीज कि नेफ्ट क्या होता है, ठीक है। उसके फीचर्स अभी हम समझेंगे, लेकिन बेसिक एक समझ में आ गया होगा। नेफ्ट क्या होता है, कौन इस सुविधा का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है? तो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप हैं, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल इंसान, कोई एक कंपनी, फर्म, या फिर एक कोई कॉर्पोरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसको रब कर दें। दो क्वेश्चन या कहें कि दो डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। तीसरा डाउट कि भाई इस सुविधा के जरिए हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या लिमिट है? लिमिट क्या है? तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आप लोग साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है, कि मनी ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कितना भी अमाउंट आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 रुपए भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या नेफ्ट की सुविधा उन लोगों के लिए भी है जिनका अकाउंट नहीं है? मतलब इस सुविधा में क्या दोनों का अकाउंट होना जरूरी है? देखो भाई, 2 लोग होंगे, एक होगा कौन? सेंडर, दूसरा कौन होगा? रिसीवर, जो पैसा रिसीव करेगा, एक जो भेजेगा पैसा। हालांकि बैंक की भाषा में हम ये शब्द यूज नहीं करते हैं, सेंडर को वहां पर बोलते हैं रेमिटर। रेमिटर मतलब जो पैसा रेमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा। और रिसीवर को बैंक की भाषा में हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी जिसको उसका आप कह सकते हो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सेंडर है रेमिटर और रिसीवर है बेनिफिशियरी, ठीक है। तो क्या दोनों का अकाउंट होना कंपलसरी है? जो पैसा भेज रहा है उसका भी और जो पैसा रिसीव कर रहा है उसका भी? तो जो पैसा भेज रहा है उसका अकाउंट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में वो पैसा भेज सकता है।
मतलब यहां पर अगर अकाउंट है तो भी अच्छी बात है, और अगर अकाउंट नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप भेज सकते हैं। वो कैसे भेज सकते हैं मैं आपको पूरा डिस्कस करके बताऊंगा अभी। लेकिन रिसीवर का अकाउंट होना कंपलसरी। क्लियर हुआ? और एक और चीज मैं बता दूं, अगली क्वेरी भी कह सकते हैं उसको, कि अगली क्वेरी क्या है? अगली क्वेरी ये है कि हम इस सुविधा के जरिए कहां पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडिया के अंदर ही अंदर या इंडिया के बाहर भी। तो वैसे तो शब्द आ रहा है, देखिए नेशनल। नेशनल का मतलब होता है विद इन कंट्री या एक नेशन, मतलब ये सुविधा है वो एक नेशन के लिए है, और वो नेशन सिंपल सी बात है इंडिया ही होगा। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हम इसके जरिए, नेफ्ट के जरिए इंडिया में तो पैसा भेज ही सकते हैं, एक केवल ऐसा देश है जहां पर हम भेज सकते हैं, बाकी और कहीं के लिए सुविधा नहीं। ठीक है, और उस देश का नाम क्या है? नेपाल। क्लियर हुआ? तो इस सुविधा के जरिए हम नेपाल में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आता वो नेफ्ट के अंदर ही है, लेकिन उसको एक अलग नाम दे दिया गया है, और वो नाम है, अभी मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए, क्योंकि उस सुविधा के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। नेफ्ट के जरिए आप भारत के अंदर अंदर तो पैसा भेज ही सकते हैं, भारत के बाहर भी भेज सकते हैं, केवल एक देश में, और वो एक देश है नेपाल। अब उस देश के लिए एक अलग से पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, और वो पर्टिकुलर नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, अब उसके जो फीचर्स हैं वो कुछ अलग है। जैसे यहां पर फीचर क्या है? यहां पर फीचर है कि कोई लिमिट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत जो हम पैसा नेपाल में भेजेंगे उसकी लिमिट है। तो उसके जो आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम की, वो कुछ अलग है, इसलिए मैं उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा। आज हम आप ये मान के चलिए कि आज जो हम नेफ्ट पढ़ रहे हैं वो केवल कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? जिसके अंतर्गत या जिसके जरिए केवल इंडिया के अंदर ही अंदर पैसा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी के सारे फीचर्स में आपको बता रहा हूं। तो नेफ्ट के जरिए एक इंसान पैसा भेज रहा होगा, जिसको हम सेंडर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक इंसान को पैसा रिसीव हो रहा होगा, मिल रहा होगा, उसको हम रिसीवर बोल रहे हैं। तो सेंडर का अकाउंट हो चाहे ना हो, तब भी पैसा हम भेज सकते हैं, बट रिसीवर का अकाउंट होना कंपलसरी है। तो अभी तक देखिए आप लोगों को क्या क्या मैं बता चुका हूं कि नेफ्ट सुविधा क्या है, ठीक है, कितना पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी लिमिट है उसकी, कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकती है, फर्म भी कर सकती है, और एक कॉर्पोरेट भी कर सकता है। और चौथा क्या पता है आपको कि किसका अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, कि सेंडर का होना जरूरी है, रिसीवर का होना जरूरी है। तो सेंडर का हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में वो पैसा भेज सकता है, लेकिन रिसीवर का होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया के अंदर अंदर वाले नेफ्ट की, इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपको ये मान लीजिए इस सुविधा यूज करनी है कि पैसा आपको ट्रांसफर करना है। आपका कोई फ्रेंड है जो कि मान लीजिए दिल्ली में रहता है और आप बॉम्बे में रहते हैं, ठीक, और आपको पैसा उसको ट्रांसफर करना है। तो इसका टाइमिंग क्या है, मतलब कितने बजे से सुबह, कितने बजे से शाम को, कितने बजे तक हम इस सुविधा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ टाइमिंग होता है ना, जैसे बैंक टाइमिंग है मॉर्निंग टू इवनिंग, तो ऐसे ही क्या इसका कुछ टाइमिंग है? तो आज से कुछ समय पहले तक इसका एक टाइमिंग निश्चित था कि भाई सुबह 8 बजे से आप शाम को 7 बजे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इस सुविधा के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बट एट प्रेजेंट कोई टाइमिंग ऐसा फिक्स नहीं है 24/7, मतलब दिन में आप जब चाहें, रात में, दिन में, सुबह शाम, जब चाहें तब आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो टाइमिंग क्या है इस सुविधा को यूज करने की, उसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि जहां हम पैसा भेज रहे हैं, मान लीजिए मैं अपने दोस्त को पैसा भेज रहा हूं, ठीक है, जहां भी हम पैसा भेज रहे हैं वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए इन दोनों चीजों में अंतर है। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि हम
कब कब पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दिन में कभी भी कर सकते हो 24 घंटे। अब जो क्वेश्चन है अगला वो ये है कि जहां मैं पैसा भेज रहा हूं, मान लीजिए अपने दोस्त के पास भेज रहा हूं, रिलेटिव के पास भेज रहा हूं, तो वो पैसा वहां ज्यादा से ज्यादा कितने समय में पहुंच जाएगा। तो टाइम लिमिट है मैक्सिमम 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुरंत पहुंच जाए, तो मिनिमम तो कोई टाइमिंग नहीं है, विद इन सेकेंड्स भी पहुंच सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर अंदर पैसा वहां पर पहुंच जाएगा जहां भी आप भेजना चाहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं आपको कोई सुविधा दूं, ठीक है, तो बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि मैं कुछ चार्ज ना लूं, तो क्या इस सुविधा जो बैंक हमें देते हैं, मेन तो ये सुविधा किसने स्टार्ट करी है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। लेकिन इस सुविधा को सारे बैंक अपने अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने स्टार्ट करी, आरबीआई ने कहा कि भाई आप अपने कस्टमर्स को दो, तो बैंक हम लोगों को ये सुविधा देते हैं। क्या वो हमसे कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं? ठीक है भाई, वो हमें सुविधा दे रहे हैं, तो क्या हमसे कुछ सुविधा शुल्क लेते हैं, चार्जेस लेते हैं क्या वो हमसे? तो इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग सारी चीजें नोट नहीं कर पाए हैं तो आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और जल्दी से जो भी रह गया है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी चार्जेस की, ठीक है। तो सुविधा किसने स्टार्ट करी है, ये आरबीआई ने। क्या आरबीआई बैंकों से कुछ चार्ज लेता है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, बैंक हमसे कितना लेते हैं वो इसके बाद जानेंगे। क्या आरबीआई बैंकों से कोई चार्ज लेता है? तो आंसर है नो चार्ज फ्रॉम बैंक्स। आरबीआई बैंकों से कोई चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। मतलब उनके ऊपर कोई ये चार्ज नहीं लगाता कि भाई मैंने ये सुविधा शुरू करी है, तुम लोग अपने कस्टमर्स के जरिए उसका यूज करवा रहे हो तो मैं कुछ चार्ज लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। ये तो बात हो गई आरबीआई और बैंकों के बीच की। अब हम बात करते हैं बैंक एंड कस्टमर। क्या बैंक कस्टमर से कुछ चार्ज लेते हैं? तो आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस करा है कि जिस किसी का भी सेविंग अकाउंट है, और ये कब एडवाइस करा है, फ्रॉम 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से कहा है कि अगर किसी ग्राहक का आपके यहां बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, और वो कैसे पैसा ट्रांसफर कर रहा है, ऑनलाइन, याद रखिएगा ऑफलाइन नहीं कह रहा हूं मैं, ऑनलाइन, तो उससे आप कोई चार्ज ना लें। इट मींस ऐसे ग्राहक जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, तो उनसे बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा अगर वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। बैंक में जा रहे हैं, फिर वहां से फॉर्म भर रहे हैं नेफ्ट का, उसके जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ऐप के थ्रू कर रहे हैं ट्रांसफर, और उनका बचत खाता है, याद रखिएगा सेविंग अकाउंट वालों को ये छूट मिली है, तो उनसे कोई चार्ज ना लें, ऐसा एडवाइस करा है आरबीआई ने बैंक से। तो एक तरीके से सारे के सारे बैंक ले भी नहीं रहे। क्लियर हुआ? तो पहला, आरबीआई कोई चार्ज नहीं लेता है, बैंकों के ऊपर कोई चार्ज ले भी नहीं करता है, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाता है। दूसरा, जो बैंक हैं वो अपने ऐसे कस्टमर जिनका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, मतलब बचत खाता है, और वो ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं। सारी चीजें याद रखिएगा, बैंक के ऐसे कस्टमर जिनका सेविंग अकाउंट है और वो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से, तो उनसे कोई चार्ज ना लें, ऐसा आरबीआई ने बैंकों को गाइड करा है, और वो मतलब एडवाइस करा है, सॉरी गाइड नहीं करा, एडवाइस करा है, और ज्यादातर बैंक उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो मतलब बचत खाते वाले बच गए जो कि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई और किसी माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई और अकाउंट है, मान लीजिए मेरा करंट अकाउंट है बैंक में,
सेविंग अकाउंट नहीं है, तो मेरे से क्या चार्ज लिया जाएगा। तो उस सब के लिए आप चार्जेस हाथ के हाथ नोट करते चलिएगा, मैं इसको रब करके सारे लिखता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर रहे हैं, या मैं पूरा लिख देता हूं, ट्रांसफर अप टू ₹10,000, तो बैंक कितना चार्ज लेगा। तो बैंक का चार्ज होगा ₹2.5 प्लस जीएसटी। याद रखिएगा ये 2.5 रुपीज है, ₹2.5 प्लस जीएसटी, ठीक है, टैक्स और जीएसटी। बैंकिंग सुविधाओं पे कितना चल रहा है, 18%, ठीक है। तो ये जो 18% है किसका होगा, मान लीजिए आप 8,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या 8,000 रुपए का 18% होगा, ऐसा नहीं है। ये जो ₹2.5 चार्ज लिया है बैंक ने आपसे, वो तो लेगा ही लेगा, उसका 18% और लेगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जितना भी होगा, ठीक है। अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं 10,000 से ऊपर, और कहां तक, अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना चार्ज आएगा, ₹5 प्लस जीएसटी, ₹5, और ₹5 का 18% और, क्योंकि जीएसटी तो सेम ही है 18%। अगला है अबव 1 लाख अप टू 2 लाख, 1 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए तक अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं नेफ्ट के जरिए, ठीक है, तो जो चार्जेस जाएंगे ₹15 प्लस जीएसटी। और लास्ट आते हैं हम लोग अबव 2 लाख। 2 लाख से ऊपर आप कितना भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर चार्जेस जाएंगे ₹25 प्लस जीएसटी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को चार्जेस एकदम सही सही पता चल गए होंगे। 1 जनवरी 2020 से पहले जिनका सेविंग अकाउंट था उनसे भी चार्ज लिए जाते थे। सेविंग अकाउंट में भी अब जो फ्री है चार्जेस, वो केवल कौन से वाले ट्रांसफर के लिए, ऑनलाइन मोड से जो कर रहे हैं। अगर वो बैंक में आके फॉर्म भर रहे हैं, भाई बैंक वालों को भी तो फॉर्म छपवाने में कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा, तो वो भी तो कुछ लेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं तो फिर बैंक वाले आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे अगर आपका बचत खाता है, और अगर आप बाकी किसी माध्यम से कर रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकते। ये चार्जेस आरबीआई ने डिसाइड करके उनको बता दिए कि भाई इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तुम इससे कम लेना चाहो तो ले लो। तो बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, या 1 लाख तक उन्होंने फ्री कर रखा है। तो ये मैक्सिमम चार्जेस हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख तक नेट फ्री कर रखा है, तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे, इससे कम लग सकते हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। चार्जेस नोट हो गए होंगे उम्मीद है, और नहीं भी हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग ये जानेंगे कि अगर भाई ये सुविधा हमें कौन दे रहा है, हम तो डायरेक्टली किसके टच में है, बैंक के टच में है, ठीक है। बैंक हमारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। तो अगर बैंक दिए गए समय सीमा में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, और समय सीमा क्या है कि 2 घंटे में हम जहां भी पैसा भेजना चाहें विद इन इंडिया पहुंच जाएगा। अगर वो नहीं पहुंचा पाता है, इन एनी केस कोई भी दिक्कत आ गई, तो क्या बैंक हमें पेनल्टी देगा? तो आंसर है कि यस, बैंक हमें पेनल्टी देगा। और पेनल्टी कितनी होगी? रेपो रेट प्लस 2%। अब आप लोगों को शायद ये नहीं समझ में आया होगा ये रेपो रेट क्या होता है।
जब भी आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 90 दिन या उससे कम समय का उधार देता है तो वो भी बैंकों से ब्याज लेता है। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। जब भी कभी आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को उधार देगा, हमको पैसा उधार चाहिए, हम बैंक के पास जाते हैं उधार लेने, बैंक को चाहिए तो वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। अब आरबीआई उनको लोन देता है और बैंक को लोन चाहिए केवल क्या? 90 दिन या उससे कम समय का। तो उस लोन पर जो आरबीआई बैंकों से ब्याज चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ये समय समय पर बढ़ती और घटती रहती है। जैसे हम लोग लोन लेने जाते हैं बैंक से तो अलग अलग होते हैं ना, कि आज जाएंगे तो अलग ब्याज ली जाएगी और आज से 4 महीने बाद जाएंगे तो अलग ब्याज ली जाएगी। तो ऐसे ही आरबीआई जो ब्याज लेता है बैंकों से वो भी बढ़ती और घटती रहती है। तो रेपो रेट ऐसी कोई फिक्स नहीं है। मान लो अभी 4% है, तो अगर बैंक निश्चित समय के अंदर अंदर उस अकाउंट में पैसा नहीं भेज पाया जहां हम भेजना चाहते हैं, तो फिर बैंक क्या करेगा? हमें पेनल्टी के तौर पर, भाई उससे कमी हुई है, उससे गलती हुई है, तो वो हमको क्या करेगा? उसका हर्जाना देगा, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कितनी होगी? जो भी रेपो रेट चल रहा होगा, 4 चल रहा है, 4.5 चल रहा है, ठीक है, जितना भी, वो प्लस 2%। जैसे अगर हमने मान लिया 4% चल रहा है तो हमें पेनल्टी के तौर पर कितना पैसा मिलेगा? 6%। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए, वैसे तो अभी देखिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, बचे हुए क्वेश्चन उनमें कवर करूंगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में जो मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।